गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। और धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने एसिड के साथ में भी पढ़ लिया। अब जब एसिड के साथ में पढ़ लिया तो एक नया सा टॉपिक हमारे पास आता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 4th नंबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, धातुओं का उनके लवण के विलयन में से विस्थापन। अब ये कैसा है कि धातुओं का उनके लवण के विलयन में से विस्थापन? तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कुछ हमारे पास अधिक धनात्मक धातु होते हैं, कुछ कम धनात्मक होते हैं, कुछ बहुत ही कम धनात्मक धातु होते हैं। ये धनात्मकता क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? मैंने पहले ही कहा केमिकल रिएक्शन में जिस मेटल्स के पास, जिस धातु के पास इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कैपेसिटी ज्यादा होती है उसकी विद्युत धनात्मकता ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। अब जब कभी एक अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं की अभिक्रिया कम विद्युत धनात्मक धातुओं के लवण के साथ में करते हैं तो कम विद्युत धनात्मक धातु को उसके लवण में से जो अधिक विद्युत धनात्मक धातु है वो विस्थापित कर देता है। बात समझ पा रहे? जैसे कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है और कोई एक वीक स्टूडेंट है। अब क्लास में एक प्रतियोगिता रखा गया कि जो स्टूडेंट अच्छा करेगा उसको इस सीट में बैठने का मौका मिलेगा, अदरवाइज वो दूसरे सेक्शन में चला जाएगा। है सबको ही स्टूडेंट, लेकिन सबकी कैपेसिटी एक अलग अलग है, सबके पास एक माइंड पावर अलग अलग है। तो जो अधिक नॉलेजेबल स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा और उस सीट में वो जगह पा जाएगा और वहां से एक स्टूडेंट को उठ करके बाहर जाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही कुछ धातु है जो बहुत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है, इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जिसका अधिक होता है, दे कैन रिड्यूस द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स इन देयर साल्ट सॉल्यूशन। जो अधिक विद्युत धनात्मक है वो कम विद्युत धनात्मक को उसके लवण के विलयन में से बाहर कर सकता है। अब बात आती है ये कौन कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कैसे जानेंगे भाई किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या हम इसे रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे व्यवस्थित कर दिया गया है। उसको हम जानेंगे नेक्स्ट, उसमें हम आएंगे, उसको बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर उसको ध्यान में रखते तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा धातु इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक जल्दी त्याग सकता है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, ये बात भी समझ में आ जाता है। आगे इस चीज को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या जिसे रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जाना जाता है, अभिक्रियाशील सीरीज के नाम से, श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ओके, आइए आगे पढ़ेंगे उसको। खैर, अब हम बात करते हैं, जब जिंक का एक रॉड ले लेते हैं और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें डिप कर देते हैं, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को जिंक हटा देता है। ये पावर होती है जिंक की। इसका मतलब जिंक की जो विद्युत धनात्मकता है
वो कॉपर से ज्यादा है, इसीलिए वो हटा पा रहा है, अदरवाइज वो हटा नहीं पाता। इसी जगह पे अगर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हमने ले रखा होता और कॉपर के रॉड को उसमें डिप करता तो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर के पास उतनी पावर नहीं है कि वो जिंक को विस्थापित कर सके, डिस्प्लेसमेंट कर सके, उसके स्थान को बदल दे। होता क्या है, जब किसी साल्ट सॉल्यूशन में दूसरे मेटल्स को डिप करते हैं तो जो वीक होता है, जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम होता है, जो सॉल्यूशन में होता है, वो विस्थापित हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है उस रॉड के ऊपर जिसको आपने डिप कर रखा होगा। मतलब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब जिंक के रॉड को हम स्टेटमेंट भी यहाँ पे बोलते जा रहे हैं, आप उसको लिखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये होता है, ठीक है। जब जिंक के रॉड को हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो आपका चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और जो कॉपर होता है वो जिंक के रॉड के ऊपर डिपॉजिट होता हुआ चला जाता है। ओके, जैसे जब जिंक के रॉड को कॉपर सल्फेट CuSO4 के सल्फेट विलयन में डिप करते हैं तो जिंक सल्फेट बना देता है ZnSO4, और कॉपर आपका यहां हम लाइब्रेट होते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन ये कॉपर आपके जिंक के रॉड के ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। बात समझ पा रहे, यानी एकत्रित हो जाता है जिंक के रॉड के ऊपर। आपने जिंक रॉड डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और ये जिंक रॉड है। ओके, इसको जैसे डिप किया ये आपका ब्लू कलर का होता है और इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ब्लू कलर इसका चेंज हो जाता है। बात समझ पा रहे, और जब ये चेंज हो जाता है तो इसका मतलब रिएक्शन हमारा हो गया। लेकिन इसी जगह पे हमने कहा अगर कॉपर का हमने कोई वायर ले रखा होता सॉलिड स्टेट में और ZnSO4 हमारा होता तो ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग है। इसका मतलब ये पता चलता है कि कॉपर के कंपैरिजन में जो हमारा जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, अभिक्रियाशीलता उसकी ज्यादा है, उसकी विद्युत धनात्मकता ज्यादा है, जिसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बोलते हैं, जो ज्यादा है, जिसके वजह से ये रिएक्शन होता है। इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा नहीं है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए ये इसको नहीं विस्थापित कर पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पे नो रिएक्शन। समझ पा रहे? इसी तरीके से जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो धीरे धीरे उसका कलर भी चेंज हो जाता है और वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। आइए समझते हैं। जब आयरन है Fe है और इसको हम किस में करेंगे, CuSO4 में डिप करेंगे तो ये आपका कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, और आयरन इसको हटा देगा तो ये बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा और कॉपर आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो कलर होगा ये आपका क्या होगा, ग्रीनिश कलर। ब्लू था और क्या हो गया, ग्रीनिश कलर। नीला था, हरे रंग में ये परिवर्तित हो गया। कैसे हो गया, तो कभी कभी होता है क्या, जब आयरन के रॉड को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर ग्रीनिश क्यों हो जाता है, तो आप वहां पे लिखेंगे कि आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, जिसके वजह से उसका कलर क्या हो जा रहा है, ग्रीनिश हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी जगह पे अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा इरेज करेंगे और दूसरा रिएक्शन समझाएंगे। यहाँ पे अगर हमने कॉपर को इस तरीके से दिखा, अब आपके पास गोल्ड है, बात समझ पा रहे, सिल्वर है, नहीं प्लेटिनम ले लेते हैं, यहाँ पे प्लेटिनम है और CuSO4 है, CuSO4 है, ठीक है। प्लेटिनम
गोल्ड। ये भी मेटल, ये यहां से कॉपर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये आपका होगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। इसका मतलब ये पता चला कि जो गोल्ड है और जो प्लेटिनम है, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से कम है। बात समझ पा रहे हैं? इसी जगह पे अगर कॉपर को हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। यानी कॉपर के वायर को या रॉड को या कॉपर मेटल्स को अगर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है, अगर उसमें डिप कर देते तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। क्यों हो जाता है ये बात भी समझेंगे। आइए अब अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आपके पास है और इसमें आपने कॉपर को डिप किया तो इसका कलर आपके पास ये होता है आपका कलरलेस, कलरलेस, और ये आपका बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस Ag। ट्वाइस है तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 से यहां मल्टीपल कर दीजिए, बैलेंस हो गया। ये आपका ब्लू कलर हो गया। फिर से कॉपर के जितने साल्ट है लगभग सब ब्लू कलर के होते हैं, ये जान लीजिए, वो डिपेंड करता है मेटल्स पे, इसलिए ये भी ब्लू कलर का हो गया। ये कलरलेस था, कोई कलर नहीं था, लेकिन अब कलर आ गया इसमें, तो इससे पता चलता है ये रिएक्शन हुआ। जब भी कोई परिवर्तन दिखे किसी चीज में, किसी सोल्यूशन में, इसका मतलब अभिक्रिया हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हमने समझने की कोशिश की। आई होप इसमें कहीं पे भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आ गया? ओके, तो इसी तरीके से आप नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। लगभग आज के वीडियो में मैंने सभी वर्ड को, सभी शब्दों को हिंदी में बोलने की कोशिश किया, उससे आप नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए। कुछ बच्चों का था कि सर इंग्लिश में यहाँ पे कमेंट्स भी आया था, इसीलिए मैंने इस चीज़ को कोशिश किया, और आप कोशिश करिएगा नोट्स बनाने का। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।